दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में अपन जितने भी फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो में आगे अपन ऐसे ऐसे डाउट के बारे में जानेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। तो अगर आपको उन सभी डाउट्स और कन्फ्यूजन्स के बारे में जानना है, खास करके CO2 से रिलेटेड, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलिए अपन अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की अगर अपन रेट और फैक्टर्स की डिपेंड करते हैं तो फैक्टर्स भी है ना दो टाइप के आते हैं। एक आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक आता है इंटरनल फैक्टर्स। अगर अपन एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो वो बहुत सारे के हैं। तो जैसे कि मैं बता दूं कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर में बात करें तो यहाँ पे नंबर आता है, नंबर बोल सकते हैं अपन, साइज़ बोल सकते हैं, और यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है, ये नंबर और साइज़ और ओरिएंटेशन किसका है? ये तीनों जो चीज़ें हैं ये है क्लोरोप्लास्ट की। मतलब जो मेसोफिल सेल से होती है वहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस शेप में होता है, किस नंबर में होता है और किस ओरिएंटेशंस में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और यहीं पे अगर अपन और बात करते हैं तो यहाँ पे एक और कंसेंट आता है कि यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन। डेट मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर में CO2 कंसंट्रेशन भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। और यहाँ पे एक और इंक्लूड होता है, यहाँ पे है अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्पफुल होता है। ये फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर अपन एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो अपन को ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स मिल चुके हैं। जहाँ पे अगर अपन और भी ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे एक और आते हैं जो लाइट है। ठीक है, और क्या है? CO2 कंसंट्रेशन तो अपन ने बोल ही दिया, लाइट है। फिर टेम्परेचर आ जाता है अपने पास, टेम्परेचर आ जाता है और वाटर आ जाता है। तो ये सारे तो अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाते हैं। वहीं पे अगर अपन फोटोसिंथेसिस में इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है जेनेटिक डिस्पोजिशन। ठीक है, ये जितने भी लाइन्स है और जितने भी पॉइंट्स है मैं यहाँ सारे NCERT से लेके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और थोड़ा बहुत एक्सटर्नल होगा तो वो एग्जाम्स में आने लायक वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे जेनेटिक डिस्पोजिशन के कारण होता है और साथ में अपन एक को कह सकते हैं यहाँ पे प्लांट ग्रोथ के कारण। प्लांट ग्रोथ का मतलब यहाँ पे है PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो PGR जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। तो PGRs और जेनेटिक डिपोजिशन तो इंटरनल फैक्टर है जो प्लांट को इंटरनली अंदर फंक्शन करते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये सारे आ जाते हैं। तो इनको तो डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये प्लांट के इनसाइड होते हैं, इन पे अलग से ही पूरा चैप्टर होता है। अपन एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपन किन किन फैक्टर्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो अपन फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं वो 4 फैक्टर है। पहला आता है लाइट, सेकंड है CO2 कंसंट्रेशन। ठीक है, थर्ड आता है टेम्परेचर और फोर्थ आता है वाटर। ठीक है, इन चारों फैक्टर्स के अंदर ही से ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके बाहर से नहीं आता ज़्यादातर। इन चारों फैक्टर्स पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और CO2 के फैक्टर्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग करने वाला होता है। ठीक है, ये तो 4 फैक्टर्स अपने पास। अब इस 4 फैक्टर्स के बाद एक लॉ आता है जिस साइंटिस्ट ने दिया था, ब्लैक मैन। इन फैक्टर्स को समझने से पहले अपन को इस लॉ के बारे में समझना होगा जिन्होंने लॉ दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या था, इफ़ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर
then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. It is the factor which directly affect the process if its quantity is changed. इसको ये तो इन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया था। अगर इसको अपन ढंग से इजीली समझने की कोशिश करें तो अपन इजीली कैसे समझ सकते हैं। इजीली समझने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि अगर अपन को फोटोसिंथेसिस कराना है तो अपन को किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ग्रीन ग्रीन प्लांट ग्रीन लीव्स की, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी की, मतलब लाइट की अपन को ज़रूरत पड़ती है। और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अपन को लाइट की, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, अपन को टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये सब मिलते हैं तो अपने को क्या मिलता है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इन सभी फैक्टर्स पे फोटोसिंथेसिस डिपेंड कर रहा है, अब इन फैक्टर्स में से कोई सा भी फैक्टर अगर कम हुआ, जैसे कि मान लीजिए अगर टेम्परेचर अगर लो होता है, तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होता। लेकिन जैसे ही ऑप्टिमल टेम्परेचर मिलता है अपन प्लांट को तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। इसका मतलब ये है कि जिस भी फैक्टर की कमी होती है उसी फैक्टर को, वही फैक्टर रेट को डिटरमाइन करता है और रेट को चेंज करता है। इसलिए ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर सिंपली ये बताता है कि जिस फैक्टर की कमी होती है उसके कारण रेट में चेंजेस आते हैं। अब अपन अपने फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो अपना सबसे पहला फैक्टर आता है लाइट के बारे में, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लाइट के बारे में जान लेते हैं। पहला आता है लाइट। तो अगर अपन लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक सिंपली एक डायग्राम, एक ग्राफ दे रखा है जिसकी मदद से आप इजीली समझ पाएंगे कि कैसे लाइट फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करता है। तो डायग्राम कुछ इस तरह है, नीचे दे रखी है अपन को लाइट इंटेंसिटी और यहाँ पे अपन को दे रखा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जो डायग्राम आता है वो पहले तो स्ट्रेट लाइन आती है और फिर ये लाइन आगे जाके एकदम कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन एक टाइम के बाद लाइट इंटेंसिटी तो इंक्रीज़ होते जाती है लेकिन फोटोसिंथेसिस की रेट कांस्टेंट होती है। इसका रीज़न होता है, क्योंकि अपन इसका रीज़न क्या होता है, तो इसका रीज़न होता है, अपन जानते हैं जो फोटोसिंथेसिस है वो एंजाइम पे बेस्ड होती है, एंजाइम के कारण आगे होती है। तो एंजाइम की भी खास बात ये होती है कि वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, हम कह सकते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर में उसकी लिमिट होती है कि वो एक टाइम पे एक लिमिटेड रिएक्शंस को ही कंटिन्यू कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी प्लांट सेल में मान लीजिए 10 क्लोरोफिल एंजाइम है, मतलब ठीक है, 10 क्लोरोप्लास्ट है जो कि 100 रिएक्शंस को एक बार में कैरी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 100 रिएक्शंस वो कैरी कर रहे हैं, इसके बाद भी लाइट इंक्रीज़ हो रही है लेकिन एंजाइम की कैपेसिटी तो इंक्रीज़ नहीं होगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो इंक्रीज़ नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए अपन लाइट कितनी भी इंक्रीज़ कर ले, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक टाइम के बाद जाके कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब लाइट की ही अगर बात करते हैं तो लाइट के 3 फैक्टर आते हैं जो प्लांट पे फोर्स करते हैं। एक तो आता है ग्राफ, ठीक है। सेकंड आता है कि 10% लो। इसका मतलब ये है कि जितनी भी फोटोसिंथेसिस में जो लाइट की ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी लाइट पड़ती है सन से, ओनली 10% ही लाइट कैप्चर करती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसका मतलब ये अपन उसमें भी जानते हैं कि 10% लो का मतलब फूड साइकिल में भी अपन जानते हैं कि 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफ़र होती है। वैसे ही यहाँ पर भी जितनी भी लाइट अवेलेबल होती है उसका 10% ही प्लांट यूटिलाइज़ करता है। तो ये तो सेकंड फैक्टर आ गया। और तो थर्ड फैक्टर आता है, वो आता है अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ होते जाएगी, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी अगर इंक्रीज़ होते जाएगी तो ये क्या कर सकता है, आगे डैमेज कर सकता है, ये क्लोरोफिल को डैमेज कर सकता है। इसलिए लाइट की अगर बात करते हैं तो जैसे जैसे लाइट इंक्रीज़ होती है फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होता है और एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। सिर्फ 10% ही लाइट कैप्चर करता है प्लांट, और अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो क्लोरोफिल को डैमेज करेगा, तो जिसके कारण डीनेचुरेशन होगा और फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब अपन सेकंड फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है CO2 कंसंट्रेशन, और यहाँ पे अपन अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे।
यहाँ पे अब अपन अपने सेकंड फैक्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है CO2 कंसंट्रेशन। अब ये CO2 कंसंट्रेशन कैसे फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करता है। तो एनसीईआरटी में पहले ही लाइन दी गई है कि ये मेजर अफेक्टिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो CO2 कंसंट्रेशन है ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब CO2 के कारण ही फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादातर डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। यहीं पे अगर अपन बात करते हैं CO2 से रिलेटेड, अगर अपन एटमॉस्फेयर की बात करते हैं जिसको मैं ATM लिख रहा हूँ, तो एटमॉस्फेयर में CO2 की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0.03 टू 0.04%, ठीक है। अब अगर यही कंसंट्रेशन अगर 0.05 तक इंक्रीज़ होती है तो इसके कारण जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। ये याद रखना ज़रूरी है कि कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज़ होने पे, मतलब 0.5% होने पे फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम हो जाती है। तो ये यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके बाद एक C3 प्लांट और C4 प्लांट का डिफरेंस आता है CO2 कंसंट्रेशन में। तो यहाँ पे अपन C3 प्लांट लिख लेते हैं और यहाँ पे C4 प्लांट। C3 प्लांट में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे हाई CO2 की कंसंट्रेशन पे जाके जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है वो मैक्सिमम होती है, और वो क्या है 450 माइक्रो मिलीलीटर, ठीक है। और C4 की अपन अगर बात करते हैं तो C4 में 360 माइक्रोलीटर पे ही प्लांट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की रेट को शो करता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की रेट को शो करता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, जैसे कि आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बताया था कि C4 प्लांट्स में एक स्पेशल मैकेनिज़्म होता है जिसकी मदद से जो बंडल शीट सेल्स है जहाँ पर ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है वहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, जिसके कारण जो रूबिस्को एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को ज़्यादा शो करता है। वहीं पे C3 प्लांट्स में ऐसी कोई स्पेशल मैकेनिज़्म नहीं होती जिसके कारण जहाँ पे ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो। इसी के कारण क्या होता है, C3 प्लांट्स तो एटमॉस्फेरिक कार्बन की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रहा है, इसलिए जब एटमॉस्फेरिक कार्बन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है तब ही जाके फोटोसिंथेसिस की रेट भी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन वहीं पे C4 प्लांट्स लो एटमॉस्फेरिक CO2 की कंसंट्रेशन पे अपनी मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट को शो करता है, क्योंकि इसके पास एक स्पेशल मैकेनिज़्म होता है। तो यहाँ पे ये CO2 की बात अपने क्लियर हो चुकी है, जो कि कंफ्यूज करता है बच्चों को ज़्यादातर कि C3 में हाई कंसंट्रेशन पे शो कर रहा है और C3 पे लो कंसंट्रेशन पे क्यों शो कर रहा है मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट को। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट अपना क्लियर हो चुका है। अब अपन अगले पॉइंट पे चलते हैं जो कि है टेम्परेचर। यहाँ पे अब अपन अपने थर्ड पॉइंट को जान लेते हैं जो कि है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर भी प्लांट्स को अफेक्ट करता है। कैसे करता है, जैसे कि अपन ये तो जानते ही हैं कि फोटोसिंथेसिस एंजाइम बेस्ड प्रोसेस है, तो अगर वो एंजाइम बेस्ड प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो उसको अफेक्ट करेगा ही। इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर की तो ज़रूरत पड़ती ही है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है जो C3 और C4 में कंपटीशन एग्जाम से पूछा जा सकता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स के प्लांट होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की रेट शो करते हैं, वहीं पे जो टेम्परेट रीजन के क्लाइमेट के जो प्लांट होते हैं वहाँ के जो प्लांट होते हैं वो लो टेम्परेचर भी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की रेट को शो करते हैं। इसका मतलब यह है जो ट्रॉपिकल रीजन्स के जो प्लांट होते हैं वो हाई टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड होते हैं, और यहाँ पे जो टेम्परेट क्लाइमेट के जो प्लांट होते हैं वो लो टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड होते हैं। वहीं पे अगर अपन कन्फ्यूज़न को और क्लियर कर देते हैं तो ट्रॉपिकल रीजन्स के जो प्लांट होते हैं वो अपन जानते हैं C4 प्लांट होते हैं, और
टेम्परेट रीजन के प्लांट C3 प्लांट होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इनमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, अपन जानते हैं बायोलॉजी में हर जगह एक्सेप्शन होते हैं। तो C4 प्लांट और C3 प्लांट। C4 प्लांट हाई टेम्परेचर पे अपनी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की रेट को शो करता है, वहीं पे C3 प्लांट थोड़े कम टेम्परेचर पे भी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की रेट को शो करता है। अब वहीं पे अगर अपन थर्ड कंसेप्ट के बारे में जानते हैं, थर्ड ये एक स्पेशल कंसेप्ट है यहाँ पे वाटर। ठीक है, वाटर एक स्पेशल लिमिटिंग फैक्टर है। वो कैसे हैं वो अपन समझ लेते हैं। वाटर की अगर अपन बात करते हैं तो सिर्फ 1% ही फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है और उस 1% के कारण ही ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में तो वाटर का कोई रोल नहीं है, कोई लिमिटिंग फैक्टर की तरह ये वर्क नहीं करेगा। अब यहीं पे अगर अपन इनडायरेक्टली बात करते हैं, तो वाटर फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करता है। कैसे? अगर वाटर स्ट्रेस होगा, ठीक है, वाटर स्ट्रेस के कारण क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज होगा। अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता। ठीक है, वाटर स्ट्रेस के कारण क्या होता है, जो लीव्स होती है वो विल्ट हो जाती है। अब विल्ट होने के कारण क्या होती है, लीव्स का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया वो डिक्रीज हो जाता है। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो फोटोसिंथेसिस की रेट तो वैसे ही डायरेक्टली डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे अब अपन ने वाटर के बारे में जान लिया, जहाँ पे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और सरफेस में एरिया कम हो जाता है वाटर स्ट्रेस के कारण। तो ये तो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस की रेट को। टेम्परेचर के बारे में जान लिया कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तो अफेक्ट करेगा ही, साथ में ट्रॉपिकल रीजन के जो प्लांट होते हैं वो हाई टेम्परेचर के लिए अडोप्टेड होते हैं। CO2 कंसनट्रेशन के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिए, जहाँ पे अपन ने C3 और C4 प्लांट में और एटमॉस्फेयर में कितनी CO2 की कंसनट्रेशन इंक्रीज होने पे फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम होती है, और लाइट के बारे में अपन ने ग्राफ भी जान लिया है। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यहाँ पे अपना ये फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर है यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हर वीडियो में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।